नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में। यह भी एक युवा स्वरोजगार योजना है जिसमें बेरोजगार युवक और युवतियों को राज्य सरकार द्वारा ऋण स्वीकृत कराकर उन्हें व्यापार की ओर आकर्षित करना है। इसके लिए मैंने एक पीडीएफ बनाया हुआ है। आइए उस पीडीएफ के माध्यम से इस योजना को समझते हैं और कैसे ये योजना मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ये जो है ये प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से किन मानों में अलग है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। आइए मैंने यहाँ पीडीएफ रखा हुआ है। मैं इसको फुल पेज पे ले लेता हूँ। हमारी योजना है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। देखिए इस योजना का जो उद्देश्य है वो बेरोजगार नव युवक युवतियों को राज्य सरकार के द्वारा अनुदान और ऋण स्वीकृति के माध्यम से व्यापार का संवर्धन करना है। यानी राज्य सरकार इनको ऋण देगी और साथ ही साथ अनुदान देगी जिससे ये व्यापार के कार्य को आगे बढ़ा सकें। इनमें नौकरी के स्थान पे स्वरोजगार को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इन्हें अपने उद्यम के स्थापना के लिए सरकार धन स्वीकृत करती है और उसके लिए कोई भी कोलेट्रल कोई भी बंधक राशि नहीं रखती है, अर्थात उन्हें किसी प्रकार की परेशानी की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने बताया योजना का नाम मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है। अगर शैक्षिक योग्यता की बात करें तो कम से कम 12 पास होना जरूरी है। वहीं प्रधानमंत्री में कक्षा 8 पास होना था। अगर कहने का मतलब अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो आपको प्रधानमंत्री योजना में अप्लाई करना चाहिए। अगर आप इंटर या इंटर से ज्यादा हैं तो आपको मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में अप्लाई करना चाहिए। आयु की बात करें तो 18 से 55 साल की इसके अंदर आयु होती है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। 55 साल के बाद इसमें एप्लीकेशन नहीं लिए जाते हैं। कारण मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताए थे कि प्रायः ये जो लोन होते हैं 7 साल या उससे ज़्यादा के लिए होते हैं। इस वजह से लोन की अदायगी होते व्यक्ति 60 साल से ऊपर हो जाता है। अतः गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं, बैंक के जो नॉर्म्स हैं कि 60 साल के ऊपर के व्यक्ति को ऋण नहीं दिया जा सकता है। इस कारण यह एज लिमिट 55 साल पर रुकी हुई है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो 2 तरह के कार्य क्षेत्र हैं। या तो निर्माण इकाई पे कार्य करना है, कोई वस्तु का निर्माण कीजिए, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, या सेवा कारोबार। मैंने पिछली वीडियो में भी इसको डिस्कस किया था कि सेवा कारोबार का मतलब जैसे आप सेवा करके धन कमाते हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर हो गया, टेलरिंग हो गई, कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो गया, योगा क्लासेस हो गई, ये सब हमारे सेवा कारोबार हैं, इसमें आते हैं। हाँ, यहाँ पे फिर वही रोक लगी हुई है कि हम आपको बिजनेस नहीं करने देंगे। बिजनेस का तात्पर्य है कि कहीं थोक विक्रेता से हमने माल ले आया और फुटकर में रिटेल में हमने बेच दिया, होलसेल से माल लाए रिटेल में बेच दिया। ऐसा यहाँ करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए ये योजना नहीं है। ट्रेडिंग के लिए मुद्रा की योजना है, इसको मैं अपने अगले वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा, इससे वो बहुत ही अलग है। ऋण की सीमा की बात करें तो निर्माण इकाई के लिए 25 लाख और सेवा कारोबार के लिए 10 लाख, ये प्रधानमंत्री के बराबर ही रखी हुई है। अनुदान की अगर हम बात करें तो जैसा उसमें भी था कि अनुदान अगर महिला है तो 25% और पुरुष हैं तो 25%। वहां पे क्या अंतर था कि अगर ग्रामीण क्षेत्र के महिला पुरुष हैं तो 35% और शहरी के हैं तो अगर महिला है तो 35% और पुरुष को 25%। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हमको मिलता है कि उठा के कंप्लीट उन्होंने 25% पे सबको कर दिया है। अगर आप प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी जो वीडियो मैंने बनाई थी प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना पूर्ण जानकारी, तो उसको आप देखें। अनुदान की प्राप्ति कैसे होती है? अनुदान तभी प्राप्त होगा जब आपने सारी योजनाएं
सारी योजना के तहत जो आपकी ईएमआई आपकी है, वो सारी ईएमआई का आपको पेमेंट आपने कर दिया हो, यानी जितने आपके लिए किस्तें बनी हो, जो भी कुछ बना हो, वो आपका समय पे आपने दे दिया हो, तो अनुदान की धनराशि आपको प्राप्त हो जाएगी। चाहे उसे आप ले लीजिए, चाहे उसे अपने लोन में ही आप एडजस्ट करा दीजिए। लेकिन अगर आप लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं, समय पे आप किस्त नहीं देते हैं, तो अनुदान आपको नहीं दिया जाएगा, उल्टा पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जाएगी। आवेदक का अंशदान अर्नेस्ट मनी, ये वहां भी था। सभी योजनाओं में अंशदान होता है कि आप अगर महिला हैं तो 5% और अगर पुरुष हैं तो 10% टोटल प्रोजेक्ट कास्ट का आपको देना है। एक उदाहरण के रूप में बात करें कि अगर आपका 10 लाख का लोन सैंक्शन हुआ तो महिला है तो आपको 50,000, तो अगर पुरुष हैं तो आपको 1 लाख रुपए अपने पास से लगाने हैं, शेष पैसा बैंक लगाएगा। ऋण स्वीकृति ऋण दो भागों में से दिया जाता है, एक टर्म लोन, एक कार्यशील पूंजी। अब टर्म लोन क्या है? किसी भी व्यवसाय के लिए टर्म लोन जो होता है उसके मशीन की खरीद, उपकरणों की खरीद, फर्नीचर्स की खरीद, कुर्सी मेज, ये जो आपने एक बार में आपने लगाया है, इन जो उपकरणों की खरीद आपने की है, इसके लिए आपको टर्म लोन दिया जाता है। और अपने बिजनेस को चलाने के लिए आपको एक सीसी लिमिट दी जाती है कि आप उस पैसे से कच्चा माल खरीद के लाएं और उसको आप प्रोसेस करके बेचें, उससे प्रॉफिट कमाएं और उस प्रॉफिट से आप अपने कर्मचारियों की तनख्वाह, बिजली का बिल और तमाम अन्य जो खर्चे हैं उसको आप वहन करें। आगे क्या है? हाँ, इसी बताना मैं भूल गया था कि जो टर्म लोन है वो कुल परियोजना का 75% और कार्यशील पूंजी का 25% होता है। टर्म लोन 65% और कार्यशील 35% भी बढ़ सकता है, लेकिन इसका उल्टा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सीसी की लिमिट बड़ी मिल जाए और मशीन और उपकरणों के खरीद के लिए छोटी पूंजी की आवश्यकता हो, ऐसा नहीं हो सकता। आवश्यक प्रपत्र की अगर हम बात करें तो केवाईसी, नो योर कस्टमर्स, जिसमें ये 4 पेपर हमको लगते हैं: आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और कलर फोटो। शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, देखिए इसमें जैसे हमने कक्षा 8 लिख दिया है, लेकिन ये कक्षा 12 के लिए है। कक्षा, क्योंकि कक्षा 8 हमारा प्रधानमंत्री के लिए था, यहाँ ऊपर हमने दिया है ना, यहाँ कक्षा 12 के लिए, ये आपने देखा भी होगा, यहाँ पे हमने लिख दिया था कक्षा 12 पास होना आवश्यक है। प्रशिक्षण योग्यता का मतलब क्या है कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसका प्रॉपर आपके पास ट्रेनिंग है कि नहीं। अगर ट्रेनिंग नहीं है तो अपनी इकाई आप कैसे चलाएंगे? तो ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए। इस बात का आपको कहीं से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट होना चाहिए। हालांकि ये वैकल्पिक है, इसके बिना काम नहीं रुकेगा आपका। अनुभव प्रमाण पत्र, आपने काम किया हो उस सेगमेंट में, उस इंडस्ट्री में आपने कुछ समय बिताया हो, ताकि आप अपनी जो इकाई है, जो लोन लेके आप इकाई चलाएंगे, वो आपकी इकाई बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश हो सके। इसके बाद हम बात करते हैं सरकारी प्रमाण पत्र की, तो इसमें आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र इसमें यूज होता है, क्योंकि आरक्षण होता है ना, इस वजह से। अच्छा, व्यापार स्थल के लिए आप अगर वहां पे बिजली का बिल लगता है, अब 3 स्थितियां वहां प्राय बन सकते हैं। या तो आप वहां के आप संपत्ति के मालिक हो तो बैनामा दे दीजिए, उसकी फोटो कॉपी दे दीजिए। यदि आपने किराए पे ली है तो किराएनामा दे दीजिए, और अगर आपने सहमति से किसी से ली है, कोई आपके रिश्तेदार है, तो उनसे आप सहमति पत्र ले लीजिए। एक परियोजना रिपोर्ट तो बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट होता है कि आप क्या बनाएंगे, मशीन कहाँ से खरीदेंगे, कितने की मशीन है, उपकरण क्या लगाएंगे, ये तमाम जानकारी उसमें होती है। कितने कर्मचारी रखेंगे, उन्हें कितनी तनख्वाह देंगे, कितना माल आप तैयार करेंगे, उसे किस रेट में बेचेंगे, और अन्य आपकी बिजली का और किराए का क्या खर्चा है, और इन सब खर्चों को वहन करने के लिए क्या प्रॉफिट जनरेट हो रहा है कि नहीं जनरेट हो रहा है। तो इस आधार पे एक परियोजना रिपोर्ट आप बना के देंगे, और अगर परियोजना रिपोर्ट प्रॉफिटेबल होती है तब तो वो लोन के लिए कंसीडर की जाएगी, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का बहुत बड़ा रोल है, और हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं।
अच्छा, एक चीज़ यहाँ बताना मैं ज़रूर समझूँगा कि आपको जो कार्यशील पूँजी है वो कितनी मिलेगी? जो भी आपने वार्षिक बिक्री दिखाई है, उस वार्षिक बिक्री का 20% ही आपको मिलेगा। जी, आपने कहा कि मैं साल भर में 1 लाख का माल बेचूँगा, तो आपको जो सीसी लिमिट मिलेगी, जो कार्यशील पूँजी मिलेगी, वो 20,000 ही मिलेगी। ये बैंक का नियम है, इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि बिक्री आपकी बहुत कम हो, 1 लाख की बिक्री हो और आपको 5 लाख की सीसी मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। जी, कोटेशन एक शब्द यूज़ होता है, कोटेशन क्या है? जैसे कहीं से आप मशीन खरीदेंगे, उपकरण खरीदेंगे, पंखा खरीदेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे, तो शुरुआत में तो पैसे होते नहीं। आप उस फैक्ट्री में या उस दुकानदार के पास जाएँगे तो उससे आप कोटेशन माँगेंगे। कोटेशन एक तरह का बिल होता है कि अगर बैंक मुझे इतना पैसा देगा तो मैं उनको ये मशीन दे दूँगा। इस आशय का एक पत्र आप बनवा के लेके आते हैं, एक तरह का कोटेशन पेपर होता है, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लगाना बहुत ज़रूरी होता है। एक उद्यम आधार होता है जो एमएसएमई विभाग, एमएसएमई का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज विभाग द्वारा एक बनाया जाता है। जैसे आपका आधार होता है ना, आपकी पहचान है, उसी तरह आपकी इकाई का एक पहचान पत्र होता है। तो यह बहुत ज़रूरी होता है। जी, बहुत ज़रूरी होता है। अब कहते हैं ये आवेदन की प्रक्रिया क्या है कि आपके पास जो भी सब प्रपत्र हैं, इनके साथ आप इसका आवेदन होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन। अब दोनों ही मोड से आप कर सकते हैं। आप करते हैं तो फिर एक निश्चित तिथि पे एक इंटरव्यू आयोजित किया जाता है। उस इंटरव्यू में एक कमिटी बैठती है जिसमें उस जिले के लीड ब्रांच मैनेजर, डीएम साहब, एडीएम साहब, एसडीएम साहब और विभिन्न बैंकों के ब्रांच मैनेजर, फील्ड अफसर बैठते हैं। वो आपसे प्रश्न करते हैं कि आप कैसे काम करेंगे, कच्चा माल कहाँ से लाएँगे, तैयार माल कहाँ बेचेंगे, मशीन कहाँ से लाएँगे। हालाँकि इन सब का ब्यौरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होता है, लेकिन सबसे बड़ी गलती यहाँ ये होती है कि हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ते ही नहीं। इसीलिए हम जब उनके क्वेश्चन शुरू होते हैं तो हम फेल हो जाते हैं, हमारा फेल्योर होने लगता है। तो आप क्वेश्चन आप पढ़ें, आप उस अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पढ़ के ही उस इंटरव्यू में जाएँगे, अन्यथा आप उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएँगे और वो आपको फेल कर देंगे। अब अगर आप उनके प्रश्नों का समुचित जवाब देते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं आप पात्र हैं और आप अपनी इकाई बहुत अच्छे से चला लेंगे, तो वो आपकी लोन की स्वीकृति कर देते हैं और आपकी लोन की फाइल संबंधित बैंक को जहाँ आपने बताया है, जहाँ आपका बैंक खाता है, वहाँ भेज देते हैं। अब ब्रांच मैनेजर जो होता है, उसके जो फील्ड अफसर होते हैं, वो फिर से एक बार रीचेक करते हैं कि आप पात्र हैं कि नहीं हैं। वो आपके यहाँ सर्वे करते हैं, आपके पेपर मँगाते हैं, अगर पेपर कुछ कम होता है तो वो आपसे एक्स्ट्रा माँगते हैं और इस तरह से अब वो पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद कि आप पात्र हैं, तभी वो आपको लोन इश्यू करते हैं। अगर उन्हें किसी भी स्तर पे ये लगता है कि आप अपात्र व्यक्ति हैं या लोन लेने के बाद बैंक को पैसा वापस करने में आप असफल हो सकते हैं, तो वो आपको लोन असफल कर देंगे, आपकी फाइल वापस कर देंगे और इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा कि इसके लिए आप कहीं भी उनके अधिकारों को चुनौती नहीं दे सकते हैं। जी, बैंकों के पास स्व-विवेकाधिकार है जो आरबीआई द्वारा प्रदत्त है। लोन लेना या लोन बैंक दे ये आपका या व्यक्ति का अधिकार नहीं है। तो ये पूरी एक प्रक्रिया है, मैंने इसको ब्रीफ बताया और इसको आप देखें और समझें और इस सरकारी योजना का लाभ उठाएँ और आगे बढ़ें। ये बात कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।